पटेल की इच्छा थी, पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए। बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, वापस आया हूं। जन्नत जिसे जहन्नुम बना दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। आज कहानी पीओके की, वो हिस्सा जिसे प्रकृति ने असीम खूबसूरती से नवाजा है। लेकिन इस खूबसूरती का आज कोई मतलब नहीं, क्योंकि आज इस जन्नत में आतंक के अड्डे हैं। लोग गरीबी, भूखमरी के शिकार हैं और भारत में उन्हें बेहतर जिंदगी की उम्मीद नजर आती है। आज आपको धरती के स्वर्ग का सत्यानाश करने वालों की बजानी है घंटी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद एक बार फिर हिंदुस्तान में पीओके वापस लाने की आवाज गूंज रही है। यह सवाल उठ रहा है कि जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तान ने आतंक के अड्डे तबाह किए, पाकिस्तान में एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान सीजफायर की मिन्नत करने लगा। चर्चा यह शुरू हो गई कि क्या पीओके वाली टीस मिटाने का यही मौका था। पीओके की चर्चा इसलिए क्योंकि वहां हालात बद से बदतर हैं। इस बदहाली की जिम्मेदार पाकिस्तान की सरकार और आतंकी हैं। इसीलिए आपको इनके खिलाफ बजानी है घंटी। कश्मीर के लिए, इसके दिलकश नजारों के लिए, इसकी मनमोह लेने वाली खूबसूरती के लिए, पहाड़ों झरनों के लिए, बर्फीली वादियों के लिए, कलकल बहती नदियों के लिए कहा गया है, गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। मतलब धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है। स्वर्ग का यही नजारा पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में दिखता है। खूबसूरत पहाड़, हसीन वादियां, नदियां और झरने, प्रकृति का बेहद खूबसूरत रंग यहां दिखता है। आप एक नजर नीलम घाटी पर डालिए। नीलम घाटी की रत्ती गली झील हर किसी को अपनी तरफ खींच लेती है। यहाँ धानी वाटरफॉल भी है जो शारदा पहाड़ से गिरता है। यहीं शारदा पीठ भी है जो 52 शक्ति पीठों में से एक है। नीलम घाटी की तरह ही झेलम घाटी की वादियां भी बेहद दिलकश है। मुजफ्फराबाद इसी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी है, जिसकी लीपा वैली भी गजब की खूबसूरत है। लेकिन इन नदियों, पहाड़ों, झरनों को पीओके की इस खूबसूरती को नजर लग चुकी है। कुछ लोग इस स्वर्ग का सर्वनाश करने पर तुले। पीओके का सत्यानाश करने वाले कोई और नहीं, पाकिस्तानी सरकार, उनकी आर्मी, उनकी खुफिया एजेंसी ISI और उनके पाले आतंकी हैं, जिनका ठिकाना है पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके। भारत लंबे समय से पीओके में चल रहे आतंकी कैंप्स बंद करने के लिए पाकिस्तान से दबाव डाल रहा है। इसे लेकर सैकड़ों सबूत भी दे चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी इन आतंकी कैंप के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। लेता भी कैसे? ये आतंकी कैंप उसी की सरपरस्ती में चलते हैं, लेकिन जो काम पाकिस्तान नहीं कर पाया उसे हिंदुस्तान ने कर दिखाया। 22 अप्रैल 2025 ये वो तारीख है जिस दिन पीओके में ट्रेनिंग लेकर आए 4 आतंकियों ने पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर गोली बरसाई। इस आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया। निशाने पर थे पाकिस्तान और पीओके में चल रहे आतंकी कैंप। हिंदुस्तान ने जिन 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, उनमें से 5 पीओके में मौजूद थे। इसमें मुजफ्फराबाद में मौजूद सवाई नाला
और सैयदना बेलाल कैंप कोटली में मौजूद गुलपुर और अब्बास कैंप और भिम्बर का बरनाला कैंप शामिल है। इससे पहले 2019 में पुलवामा अटैक के बाद एयर स्ट्राइक और 2016 में उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक कर भारतीय सेना ने पीओके में मौजूद आतंकी कैंपों को तबाह किया था और वहां मौजूद आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखाया था। तस्वीरें गवाह हैं। पाकिस्तान किस तरह स्वर्ग जैसी पीओके की धरती पर आतंक की फसल उगाता रहा है और उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा है। पीओके आतंकियों का एपिसेंटर बन चुका है। पहलगाम हमले से पहले पीओके में ही आतंकी संगठन हमास की भी एंट्री हुई थी। 5 फरवरी को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हमास ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के साथ एक रैली में हिस्सा लिया था। पाकिस्तान आर्मी की मदद से पीओके में लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। पीओके में 42 आतंकवादी लॉन्च पैड सक्रिय हैं। इन लॉन्च पैड्स में अब भी 130 आतंकवादियों के मौजूद होने की खबर है। लगभग 150-200 ट्रेंड आतंकवादी अलग अलग आतंकी शिविरों में तैनात हैं, जो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश में हैं। आतंकी बाकायदा वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं और वो जो ट्रेनिंग उनको मिलती है वो पाकिस्तान की ISI की तरफ से पाकिस्तान के ऑफिसर्स उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। एक नहीं, ऐसे 50 लॉन्च पैड बने हुए हैं। जब हमने पहली सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो वो पीओके में उन लॉन्च पैड के ऊपर ही वो स्ट्राइक की थी। पीओके के लोग भी आतंक की इस फैक्ट्री के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। पीओके के लोग इन आतंकी कैंप से आजादी की मांग कर रहे हैं। दहशतगर्दों को मुकम्मल तौर पर सफाया नहीं कर दिया जाता, जब तक एक एक करके सरजमीन से दहशतगर्दों को सफाया नहीं कर दिया जाता, अच्छे और बुरे दहशतगर्दों का ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं कर दिया जाता, जब तक आधे दहशतगर्दों को घर में छुपा के रखने से मसाइल हल नहीं होंगे। यहाँ पे दहशतगर्दों के जो कैंप है, यहाँ पे जो बैंड जो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जो बैंड जिहादी कूदते हैं, उनको प्रोवाइड किया गया है। मजम्मत करता हूँ रियासत जम्मू कश्मीर की इस कैपिटल सिटी के अंदर लश्कर तैयबा के जिहादी कैंपों की। एक तरफ कश्मीर का वो हिस्सा है जिसका पाकिस्तान ने नाश कर दिया है, दूसरी तरफ वो हिस्सा जहां लोग फल फूल रहे हैं, तरक्की की नई ऊंचाई छू रहे हैं। विकास के हर मापदंड पर हमारा कश्मीर आज पीओके से काफी आगे है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो या फिर रोजगार, लोगों की जिंदगी हर दिन के साथ बेहतर हो रही है। एक दौर था जब हिंदुस्तान के स्वर्ग को भी पाकिस्तान की नजर लगी थी। आतंकवाद ने यहाँ पैर पसार रखे थे। युवाओं के हाथ में किताब नहीं, पत्थर थे, बंदूक थी। पर्यटकों ने इन हसीन वादियों से मुंह फेर लिया था, जिससे लोगों के रोजगार भी छिनने लगे थे। लेकिन अब कश्मीर की कहानी बदल चुकी है, इसकी फिजा बदल चुकी है। यहाँ बदलाव की बयार बह रही है, हवा में विकास की महक है। ये इसलिए मुमकिन हो सका क्योंकि कश्मीर के लोगों ने आतंक के खिलाफ घंटी बजाई। कश्मीर में हो रहे बदलाव की शुरुआत इस तस्वीर से करते हैं। ये चिनाब नदी में बना रेल पुल है। जम्मू कश्मीर में रामबन जिले के संगलदान और रियासी के बीच चिनाब नदी पर बना ये पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। नदी से इसकी ऊंचाई 359 मीटर है, जो एफिल टावर से भी ज्यादा है। इस पुल पर वंदे भारत ट्रेन का सफल ट्रायल रन हो चुका है, लेकिन पीओके के लिए ये सब अब भी सिर्फ सपना है। कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं और वो हमारे कश्मीर के साथ आकर मिलना चाहते हैं। कारण कई हैं, एक तो ये कि उनका एक्सप्लॉइटेशन जो पाकिस्तान में हो रहा है, और दूसरा ये कि जब वो अपने सिस्टर कश्मीर के अंदर विकास को देखते हैं, वहाँ की इंडिपेंडेंस को देखते हैं, तो उसकी प्रगति को देखने के बाद वो उनसे मिलना चाहते हैं। वो चिल्ला भी रहे हैं कि आर पार तोड़ दो, कारगिल गेट खोल दो।
दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए पाकिस्तान पीओके को आजाद कश्मीर कहता है। यहां का अपना प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी है। कहने को तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन सच यह है कि पीओके में शासन प्रशासन की पूरी व्यवस्था पाकिस्तान की सरकार में बैठे लोगों की मनमानी से चलती है। पीओके में अलग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं, इसीलिए पाकिस्तान के चुनाव में यहां के लोगों की भागीदारी नहीं होती है। ये अलग बात है कि पीओके के हुक्मरानों की औकात पाकिस्तान की सरकार की कठपुतली से ज्यादा कुछ भी नहीं। पीओके में सब कुछ नाम का है, सरकार नाम की है, प्रधानमंत्री नाम का है, चुनाव नाम का है। लेकिन कश्मीर की कहानी इससे अलहदा है। यहाँ चुनाव होते हैं जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, वोट देते हैं और अपनी पसंद की सरकार चुनते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में 35 साल का उच्चतम 58.46% मतदान हुआ। वहीं 2024 विधानसभा चुनाव में 63.88% वोटिंग हुई। लेकिन क्या पीओके में ऐसा संभव है? तो इसका जवाब है नहीं। बहुत मुद्दों से वो कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट कश्मीर होना चाहिए। तो हमें आस्ते आस्ते देखना पड़ेगा कि सिंदूर के बाद क्या फ़र्क हुआ है, भारत क्या तरकीब चलाता है। क्योंकि अभी भी हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने बोला है कि हाफिज सईद और मोहम्मद असुर को हमारे हाथ कर दीजिए। विकास के हर मानक पर पीओके भारत के कश्मीर के आगे कहीं नहीं टिकता। जम्मू कश्मीर की जीडीपी 2,20,204 करोड़ है, जबकि पीओके की हमसे 1/3 यानी 77,723 करोड़। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 1,06,641 करोड़ का बजट रखा गया, जबकि पीओके के लिए 7,921 करोड़ का। जम्मू कश्मीर में 35 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं, जबकि पीओके में सिर्फ 6। जम्मू कश्मीर में आईटी, आईआईएम और एम्स जैसा बड़ा अस्पताल है, लेकिन पीओके के लिए ये सब दूर की कौड़ी है। We are living animal life. We are living like animals. Pakistan treats us like animals. We don't have any. Can you imagine? There is not even a single hospital in whole of POJK and Gilgit-Baltistan. For very basic treatment, people are referred to Rawalpindi, Islamabad and Lahore. There is no laboratory at all to do basic blood tests. यही वजह है कि पीओके में आए दिन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब आम सी बात हो गई है। लोग हर दूसरे दिन सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर जाते हैं। इसमें एक बड़ी वजह बिजली कटौती भी है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर 4000 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन करता है। इसकी कुल जरूरत 350 मेगावाट से भी कम है। बावजूद इसके यहाँ के लोग आज भी अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। वजह ये है, बिजली पैदा तो यहाँ होती है, लेकिन खपत के लिए पंजाब प्रांत भेज दी जाती है। सिर्फ बिजली संकट ही नहीं, महंगाई और रोजगार भी यहाँ एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर कई बार यहाँ हिंसक झड़प हो चुकी है। लेकिन भारत के कश्मीर की कहानी इससे बिल्कुल अलहदा है। केंद्र और राज्य सरकार युवाओं के लिए नौकरी के नए अवसर पैदा कर रही है। युवाओं को अपना कारोबार करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। हाल में जम्मू और कश्मीर सरकार ने विधानसभा में जानकारी दी। 2019 और 20 में बेरोजगारी दर 6.7% से घटकर 2023 और 24 में 6.1% हो गई। एक अध्ययन से पता चलता है जम्मू कश्मीर के लोग पीओके के लोगों की तुलना में सरकार से ज्यादा खुश और संतुष्ट हैं। 2020 में आईआईएम रोहतक और लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर और पीओके में सर्वे किया था, जिसमें लोगों से पूछा गया वो अपने जीवन से कितने संतुष्ट हैं, क्या उन्हें लगता है वो अपने माता पिता की पीढ़ी से बेहतर हैं, अपनी सरकार के प्रति क्या रवैया रखते हैं और क्या शिक्षा, बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवा के मामले में उनकी अपेक्षाएं पूरी हुई हैं।
कश्मीर के 70% लोगों का मानना था वो अपने जीवन से खुश हैं और मानते हैं उनका जीवन उनके माता पिता की पीढ़ी की तुलना में बेहतर है। लेकिन पीओके में ये आंकड़ा केवल 50% और गिलगित बाल्टिस्तान में 20% ही था। जम्मू और कश्मीर में 75% लोग शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचा और रोजगार को लेकर शासन से खुश दिखे, जबकि पीओके में ये आंकड़ा 50% और गिलगित बाल्टिस्तान में केवल 30% था। .35 करोड़ पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, लेकिन पीओके की बात करें तो साल 2024 में यहां मात्र 15 से 20 लाख पर्यटक ही पहुंचे थे। पीओके की इस हसीन वादियों में पर्यटकों की कमी का एक ही कारण है, वो है आतंकवाद, जिसके डर से पर्यटक यहां का रुख नहीं करते। एक और वजह है जो पर्यटकों को पीओके जाने से डराती है। पीओके के कई इलाकों में सेना का पहरा रहता है, इसमें भारतीय सीमा से सटा हुआ हिस्सा भी शामिल है। पीओके में पाकिस्तान के सैलानी कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन सलाह दी जाती है कि वो हर समय अपने साथ आइडेंटिटी कार्ड रखें। विदेशी टूरिस्टों के मामले में ये नियम काफी सख्त हैं। उन्हें पहले ही परमिट लेना होता है कि वो किन किन इलाकों को देखने जा रहे हैं। इस सख्ती की सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, और वो है विदेशी पर्यटकों को पीओके में मौजूद आतंकी कैंप्स की भनक न लगे, उनके हाथ कोई तस्वीर न लग जाए। पीओके क्या होगा? भारत से मिलेगा, टूटेगा पाकिस्तान से, या कोई समझौता होगा? तो ये हमें सिंदूर के बाद बहुत सोच समझ के सोचना पड़ेगा, क्योंकि भारत की शक्ति, भारत का कमांड एंड कंट्रोल प्रधानमंत्री कमांडर इन चीफ की तरह ऐसा सबक सिखाया है पाकिस्तान को कि उनको बहुत ही तकलीफ में डाला हुआ है। पीओके का आज ये हाल नहीं होता, वहाँ आतंकी कैंप ना होते, वहाँ के लोगों को आए दिन सड़क पर नहीं उतरना पड़ता, कश्मीर के इस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा नहीं होता। अगर आजादी के वक्त जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने अलग रहने की बात ना की होती। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने 12 अगस्त 1947 को फैसला लिया, वो ना तो भारत के साथ रहेंगे ना पाकिस्तान के साथ। जम्मू कश्मीर को उन्होंने स्वतंत्र रखा, लेकिन कुछ दिन बाद ही पाकिस्तानी फौज ने कबालियों की आड़ में कश्मीर में घुसपैठ कर दी। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी कबाली ट्रकों में भरकर कश्मीर में घुसे। 23 अक्टूबर को पाकिस्तानी कबालियों ने घुसपैठ और मारदाड़ शुरू कर दी और जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 24 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैनिक सहायता मांगी। 25 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार ने हरि सिंह को भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर दस्तखत करने को कहा। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह श्रीनगर से जम्मू आ गए और उस दिन उन्होंने भारत के साथ विलय की घोषणा की। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची और फिर उसने मोर्चा संभाला। 1 जनवरी 1948 को भारत ने कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया। 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम हो गया। भारत के हिस्से में जितना भाग था वो भारत के पास ही रहा और पाकिस्तान ने जिस हिस्से पर कब्जा किया वो हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं, देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। पाकिस्तान ने कश्मीर के जिस हिस्से पर कब्जा किया उसे 3 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा जो पाकिस्तान से होते हुए चीन के कब्जे में चला गया, इसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है।
दूसरा हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान और बचा हुआ तीसरा हिस्सा पीओके है। लेकिन पीओके अब भारत को वापस मिलने वाला है, जिसका ऐलान खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर दिया। वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। और वापस आया हूं। और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई अपने स्वाभिमान और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। अब सवाल ये है कि पीओके भारत को मिल जाएगा तो क्या बदलेगा? तो जवाब है बहुत कुछ। पहले बात पीओके के बदलाव की ही कर लेते हैं। सबसे पहले आतंकी कैंप खत्म होंगे, जिससे यहाँ पर्यटक बढ़ेंगे। इससे पीओके का विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा, बिजली नहीं कटेगी, लोगों को सड़क पर उतरना नहीं पड़ेगा। भारत के लिए क्या बदलेगा, अब जरा ये भी जान लीजिए। पीओके अगर भारत के पास आ गया तो कश्मीर घाटी में होने वाली तमाम भारत विरोधी गतिविधियों का अंत हो जाएगा। देश के दो दुश्मन कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के बीच का संपर्क टूट जाएगा, जो पीओके के जरिए एक दूसरे के साथी बने हुए हैं। पीओके हासिल होगा तो भारत की सीमाएं सीधे अफगानिस्तान से जुड़ जाएंगी। तो उठाइए फोन, बजाइए घंटी, क्योंकि यही सही वक्त है जब पीओके में पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी है, वहां के लोगों का साथ देना है, दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोलनी है, पीओके को वापस लाना है। घंटी बजाओ में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगी किसी बड़े मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।